हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताचोपोम और आज हम बात करेंगे एक कार का बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के बारे में और स्पेसिफिकली रेनो ट्राइबर का बिल्ड क्वालिटी के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है। कोई कहता है ट्राइबर का बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो कोई कहता है इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम बेकार है। पर इसी टॉपिक के ऊपर आज हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और ये कंफर्म करेंगे कि ये ट्राइबर कार जो है ये रियल लाइफ सिनारियो में हमें किस तरीके का बिल्ड क्वालिटी इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कार का बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी आखिर में होता क्या है। बहुत लोग ये मानते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मेटल शीट्स यूज किए जाते हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग हुआ और अगर उसका थिकनेस ज़्यादा हुआ मतलब वो कार सेफ है, यानी वो मेटल शीट्स जितना स्ट्रॉन्ग और थिक होगा उतना ही ज़्यादा कार सेफ होगी। पर यह सोच गलत है। हालांकि एक कार का मजबूत बॉडी होना उसका ओवरऑल सेफ्टी को इंक्रीज करता है, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी का होना एक कार को पूरी तरीके से सेफ नहीं बनाता। आजकल सोशल मीडिया में कई सारे लोग किसी भी कार का एक या दो एक्सीडेंटल फोटोज अपलोड करते हैं और उसका डैमेज के अनुसार ये बता देता है कि ये कार सेफ है या नहीं। यानी कार का डैमेज जितना कम हो उतना सेफ है और कार का डैमेज अगर ज़्यादा हुआ तो उसे एक टीन का डिब्बा या टीन कैन बोल के उसे अनसेफ घोषित किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। किसी भी कार का एक या दो एक्सीडेंटल फोटोज देख के हम कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि वो कार सेफ है या नहीं। अब आगे समझने के लिए हमें एक टर्म का मतलब समझना होगा जो है क्रैश परफॉर्मेंस। तो ये क्रैश परफॉर्मेंस आखिर में होता क्या है? किसी भी कार का जब कोलिजन होता है, जब एक्सीडेंट होता है, तब वो कार अपने अंदर बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, उसी को ही बोलते हैं क्रैश परफॉर्मेंस। तो एक कार का अगर क्रैश परफॉर्मेंस अच्छा है मतलब वो कार सेफ है। सिमिलरली अगर एक कार का क्रैश परफॉर्मेंस खराब है मतलब वो कार अनसेफ है। और एक कार का क्रैश परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, जैसे उस एक्सीडेंट के टाइम पे उसका स्पीड कितना था, उसका वज़न कितना था और इम्पैक्ट होने से ठीक पहले उस कार का मूवमेंट क्या था, उसका इम्पैक्ट का एंगल और वो जिस चीज़ से जाके टकराई उस चीज़ का स्टिफनेस, मतलब वो चीज़ जो है वो कितना सॉलिड या स्ट्रॉन्ग है, इन सब के ऊपर जो है क्रैश परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। किसी भी कार का क्रैश परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑन साइट क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम तभी ये जान सकते हैं कि इस कार ने इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के दौरान किस तरीके से बिहेव किया है, मतलब किस तरीके से परफॉर्म किया है, और अकॉर्डिंगली हम उस कार को सेफ या अनसेफ बोल सकते हैं। और एक नए कार का क्रैश परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट करता है ग्लोबल एनकैप, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स। तो ये ग्लोबल एनकैप जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कार को अलग अलग तरीक़ों से क्रैश करते हैं और उस क्रैश का रिजल्ट के ऊपर बेस्ड करके वो लोग एक सेफ्टी रेटिंग देते हैं। तो उस रेटिंग से हमें ये पता चलता है कि वो कार सेफ है या नहीं। हालांकि अभी काफ़ी सारे दूसरे देशों में भी जो है अपना अपना खुद का एनकैप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अभी हाल ही में ही जो अगस्त 2023 में हमारे इंडिया में भी जो है हमारा खुद का एनकैप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसको भारत एनकैप बोलते हैं। अब इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसके ऊपर अलग सा एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल एनकैप का जो रेटिंग होता है उसे ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अब वापस अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार को हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन, जिसके अंदर ऑक्यूपेंट्स यानी ड्राइवर और पैसेंजर्स बैठे होते हैं, और क्रम्पल जोन्स जिसको क्रैश जोन्स भी बोलते हैं। ये क्रम्पल जोन जो है ये एक पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन का आगे और पीछे रहता है। ये क्रम्पल जोन्स को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग इस तरीके से किया गया है
कि एक फ्रंटल या रियर कलिजन के वक्त, मतलब एक कार को जब आगे से या पीछे से धक्का लगता है, तब ये क्रम्पल जोन जो है वो सिकुड़ लेता है, अपने आप को तोड़ देता है, क्रम्पल हो जाता है वो, और उस इम्पैक्ट फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे पहले कि वो फोर्स जो है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन के अंदर जाके पैसेंजर्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो सिंपल भाषा में हम क्रम्पल जोन्स को एक शॉक अब्जॉर्बर भी कह सकते हैं, जो उस इम्पैक्ट फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर बैठे पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो एक क्रम्पल जोन को एक्सीडेंट के टाइम पे टूटने के लिए ही बनाया गया है। उसको इंजीनियरिंग इसी तरीके से किया गया है कि वो टूट जाए और पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करे। पर इसी क्रम्पल जोन का डैमेज को देख के कुछ लोग ये अफवाह फैला देते हैं कि देखो ये कार इतना डैमेज हुआ है, इसका मतलब ये कार अनसेफ है। अब आप ही बताइए, एक एक्सीडेंट के वक्त इस क्रम्पल जोन का डैमेज होना क्या यह साबित करता है कि उस कार का बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी खराब है? हमें इसी गलत माइंडसेट को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। एक कार का हाई स्पीड क्रैश के दौरान जब ये क्रम्पल जोन्स उस इम्पैक्ट फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तब कार सेफ्टी का जो सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस है, जो है पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन, उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने अंदर बैठे पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करें, उसको सेफ रखें। तो ये पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन जो है ये पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करता है अपनी ताकत से। यस, इस जोन में यूज़ किए गए मेटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेवी क्वालिटी का होता है। इसीलिए आप अगर देखें तो जो अच्छे रेटिंग्स वाले सेफ कार्स हैं उनमें ABC पिलर्स, साइड पैनल्स, फ्रंट रेल, साइड रेल और रूफ्स, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी मेटल का बना होता है, ताकि वो अपने स्ट्रेंथ से अंदर बैठे पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करें। एक कार का इंजीनियरिंग ही इस तरह से किया गया है कि एक एक्सीडेंट के वक्त जो क्रम्पल जोन से वो अपने आप को सिकुड़ के तोड़ के पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन को एक कुशनिंग प्रोवाइड करें, और पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन जो है वो अपनी ताकत से अंदर बैठे पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट के वक्त पैसेंजर कंपार्टमेंट जोन कितना डैमेज हुआ है, इससे हमें ज़रूर थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाता है कि वो कार का बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी कैसा है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक कार का बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, ग्लोबल एनकैप का सेफ्टी रेटिंग्स, ये सारा का सारा जो है ये सेकेंडरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जो कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप कार को कैसे ड्राइव करते हो? रास्ते को अगर आप रेस ट्रैक समझ के ड्राइव कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आलतू फालतू के स्टंट्स दिखा रहे हो, रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो, तो भाई किसी भी हाई स्पीड कार क्रैश में दुनिया का सेफेस्ट कार भी जो है आपको बचा नहीं सकता। तो इसीलिए एज अ ड्राइवर ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आप को और अपने कार के अंदर बैठे पैसेंजर्स को और बाहर रास्ते में चल रहे लोगों का सेफ्टी को ध्यान में रख के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अच्छे से कार को चलाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी रेनो ट्राइबर कार के बारे में। इस कार को ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 4 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5। मतलब यह सेफ्टी के मामले में अच्छी है। लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मेटल शीट्स यूज़ किए गए हैं उसका क्वालिटी कैसा है। अब मैं आपको बता दूं कि कल ही इस कार का एक छोटा सा हादसा हुआ था। अब उसका इम्पैक्ट क्या था, किस चीज़ से टकराई और उससे ये कार कितना डैमेज हुआ, ये सारा डिटेल्स के बारे में अब हम आगे जानेंगे। मेरी कार यहाँ पे खड़ी थी और उसके ऊपर इस स्लैब से एक लोहे का स्टैंड गिरा हुड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको वो लोहे का स्टैंड दिखाता हूँ जो गिरा था। वो ये है, ये प्योर लोहे का है और इसका वेट जो है ये है 1 किलो 271 ग्राम्स का, और ये 3.5 फीट की ऊंचाई से मेरे कार के हुड पे गिरा है। और ये देखिए, ये है मेरे कार का डैमेज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लोहे का स्टैंड है इसमें काफ़ी सारा नुकीले साइड्स हैं और जिस जगह पे गिरा है वो इस कार का क्रम्पल जोन है जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हेवी मेटल शीट्स यूज़ नहीं किया जाता। अब ये लोहे का स्टैंड जो गिरा है, इसकी वजह अगर मान लीजिए एक प्लास्टिक का चीज़ गिरा होता सेम वेट का,
तो इतना डैमेज नहीं हुआ होता। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, कार किस चीज़ से जाकर टकराती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो डैमेज कितना होता है। और यही चीज़ अगर सेम फोर्स से मेरे कार के रूफ में गिरा होता या ए पिलर पे गिरा होता तो आई एम श्योर यहाँ ऐसा डेंट नहीं आया होता। तो इससे हमें एक अच्छा खासा अंदाज़ा मिल जाता है कि इस कार का बिल्ड क्वालिटी जो है वो कैसा है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के नाम पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब ये डैमेज है तो मिनिमल, लेकिन फिर भी मैं इस कार को सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा और वहाँ पे इसको फिक्स कराऊंगा। अगर आपको इसका रिपेयरिंग के बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। मैं इसका रिपेयरिंग प्रोसेस और कॉस्ट के ऊपर भी जो है एक अलग सा वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।